आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये नासिक हल्का ग्रेजुएट असेंबली इलेक्शन के लिए मालेगांव से इरफान नादिर की जो उम्मीदवारी है उसके ताल्लुक से ली जा रही है। नासिक डिवीज़न हल्का ग्रेजुएट असेंबली का इलेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मौजूद बहस बना हुआ है। वजह साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर सुधीर तांबे को उम्मीदवारी देने का ऐलान किया। डॉक्टर सुधीर तांबे जो हैं ये इसी हलके से 3 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर से, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। इस मरतबा उनकी कोशिश ये थी कि उनकी जगह उनका लड़का सत्यजीत तांबे उम्मीदवारी करे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उसको टिकट ना देते हुए उन्होंने डॉक्टर सुधीर तांबे की उम्मीदवारी का महाविकास आघाड़ी की जानिब से ऐलान किया। महाविकास आघाड़ी से डॉक्टर सुधीर तांबे का ऐलान हो जाने के बाद जब फार्म भरने की बारी आई तो डॉक्टर सुधीर तांबे ने पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करते हुए फार्म नहीं भरा और अपनी जगह उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने फर्जंद सत्यजीत तांबे का फार्म भरवा दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की, उन्होंने महाविकास आघाड़ी से गद्दारी की और उसकी पादाश में सबसे पहले कांग्रेस के, महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने अपनी ज़ुबान खोली जो जमहूरियत की एक ज़िंदा अलामत है, और उन्होंने पार्टी गद्दारी के एवज़, पार्टी डिसिप्लिन सीखने के एवज़ उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी से इस हलके में उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंद शुभांगी ताई पाटिल, वो बीजेपी से उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन बीजेपी की क़यादत ने उनको हरी झंडी नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने मातोश्री पर जाकर, मातोश्री के दर पर जाकर अपना माथा टेका, उद्धव बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद लिया और उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जानिब से उनकी हिमायत की, और उसी के साथ में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी उनकी हिमायत करके उनको महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जाहिर किया। जो कांग्रेस के मानने वाले थे वो बीजेपी के हिमायत करदा हो गए, जो बीजेपी के मानने वाले थे वो कांग्रेस के हिमायत करदा हो गए। और मालेगांव शहर जो है ये हमेशा से बेदार मगज सियासी लोगों का शहर रहा है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वालों का शहर रहा है। और इस वक्त में जब मालेगांव के ग्रेजुएट हजरात, डॉक्टर, टीचर, पुलिस में आला नौकरियां रखने वाले जो ग्रेजुएट लोग जो हैं, उन्होंने उनके लिए ये आज एक इम्तिहान का वक्त है कि आप हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आज तक के सेकुलरिज्म को मानकर ऐसे ही उम्मीदवारों को यहाँ से मुंतखब करते आए। अब जब इस तरीके का पांसा पलटी हुआ तो अब लोगों की जो नज़र है मालेगांव से पहली मर्तबा नासिक ग्रेजुएट असेंबली हल्के के लिए उम्मीदवारी करने वाले इरफान अहमद, मोहम्मद इसाक नादिर के ऊपर गई और उनसे लोग राब्ता कायम करने लगे। उन्होंने फार्म भरा हुआ था और उन्होंने भी फिर उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है कि मिज़दाक मैदान अमल में निकल पड़े और उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। अब सवाल यही है कि दीगर लोगों की जानिब से भी उन्हें मुसलसल हिमायत मिलनी चाहिए, और हम लोगों ने जब वो कोशिश की तो आज आप लोग देख रहे हैं कि धूलिया से डॉक्टर शब्बीर इकबाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, गोपाल अंसारी झोड़गा तक के आ चुके थे और वो किसी काम से फिर वापस गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हिंदुस्तान वाला है, ऑपरेशन वो उनका अचानक वहाँ पर कोई ऑपरेशन का मसला आ गया, इसके लिए वो नहीं आ पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोग इनकी हिमायत के लिए आगे आ रहे हैं। और इरफान नादिर का जो है एक जज्बा है, एक वो है, और हम भी यही चाहते हैं कि इसकी उसकी बात ना करते हुए, किसी के खिलाफ ना बोलते हुए,
जो मौजूदा सूरत हाल है, ऐसी सूरत में इरफान नादिर जो है मुतबादिल के तौर पर एक अच्छा उम्मीदवार है और इसके लिए सब लोगों ने मिलकर कोशिश करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इरफान नादिर जो है अब खुद अपना तारुफ भी और वो उम्मीदवारी क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं और वो कहाँ तक के रसाई उनकी है। हालांकि जो प्रेस नोट है उसके अंदर मैंने उसका पूरा तस्करा किया हुआ है कि इनके पीएमओ तक के, वज़ीर आज़म के दफ्तर तक के, सदर जमहूरिया के घर और गवर्नर के घर वहाँ तक के उनके रसाई है और वो बहुत सारे काम कर भी चुके हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन ये अभी तक के खुल के आवाम के सामने आए नहीं है। अब तालीमी हलके के अंदर उन्होंने कदम रखा है तो तालीमी हलके की हर ज़रूरत को पूरा करने का आज़्म इरफान नादिर के अंदर है और इसी मकसद के लिए हम लोगों ने उन्हें तायद व हिमायत की है और हम चाहते हैं कि दूसरी तरफ से भी हिमायत मिले। अगर ना भी हिमायत मिली तो भी उनका जज्बा कम नहीं होना चाहिए, इतनी हम लोगों ने कोशिश करना चाहिए कि मोहम्मद इसाक नादिर एमएलसी इलेक्शन ग्रेजुएट हल्के से नासिक डिवीज़न में खड़ा हुआ हूँ। मैंने पीछे एमपी इलेक्शन भी लड़ा था तो मेरे तमाम दोस्तों ने कहा कि भाई आप जैसे एमबीए हो और आईएएस का 7 मरतबा एग्ज़ाम दिए हो तो इस इलेक्शन में तुम्हें खड़े रहना है। मैंने जब इसकी मालूमात लिया तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर 29 एमएलएस का हल्का आता है और 5 ज़िला कलेक्टर का हल्का होता है, 2 से 2.5 हज़ार के करीब गांव और 115 शहर आते हैं। तो ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इस इलेक्शन में खड़े होने की कि इतने कम टाइम में मैं कैसे इसको कवर करूं। दोस्तों ने कुछ साथ दिया, कुछ हमारे बुज़ुर्ग पत्रकार है, ये शमसू चाचा, ये मेरे गाइडेंस, इन्हें हमेशा एमपी इलेक्शन के टाइम से ये मुझे गाइडलाइन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो मुझे हिम्मत दी उसकी वजह से मैं मजबूती से खड़ा रहा। मैं जब फॉर्म भर के आया मालेगांव तो आधे घंटे के फ़र्क से मेरे घर पे कार खड़ी हुई थी और उनका ऐसा कहना था कि आप भाई फॉर्म निकाल लो। मालेगांव के वोटिंग की वजह से हमारा नतीजा कुछ भी बिगड़ सकता है। काफ़ी बड़े ऑफ़र तक आए और धमकियां भी दी गई, लेकिन जैसे बड़े ऑफ़र बढ़ते जा रहे थे और धमकियां बढ़ती जा रही थी, मेरा हौसले भी उसके मुताबिक उससे स्पीड में बढ़ रहे थे कि अब तो मुझे ये इलेक्शन लड़ना है। यहाँ तक कि जब मेरा फॉर्म फाइनल हो गया तो महाराष्ट्र असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब मालेगांव आए थे। उन्होंने मेरा बुलाना किया, मुझे मुबारकबाद दिए कि भाई आपने हिम्मत का काम किया, आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं। एक हिम्मत के लिए उन्होंने कि भाई एक अगर स्टूडेंट टाइप का लड़का इस इलेक्शन में खड़ा होता है तो उन्होंने मुझे हिम्मत बनाई। उसके बाद और एक रियासती मिनिस्टर का फ़ोन आना शुरू हुआ मालेगांव के किसी डॉक्टर के पास कि भाई ये बंदे को आप ज़्यादा एक्टिविटी ना करने दो, मालेगांव की वोटों से हमारा जजमेंट बिगड़ सकता है। लेकिन मैंने उनको भी कहा कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह मैं जीतने की उम्मीद से ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और अगर मैं जीत गया तो भी काम करूँगा और नहीं जीत सका तो भी काम करूँगा, क्योंकि पिछला इन्हें 4 सालों का मेरा रिकॉर्ड है कि मालेगांव के मैं कई बड़े बड़े मसाइल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके घर तक जाके, ऑफिस भी नहीं उनके घर तक जाके मैंने उनको गो से गुजार करके वो मसाइल हल करवा के लाया। इसी तरह मैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इनके घर तक भी मेरी रसाई हो जाती है। मोहब्बत से बातचीत करो, अच्छे ढंग से बातें करो तो तमाम जगह के दरवाजे खुलते हैं। तो मैं कई काम करवा के जैसे लाता हूँ तो मेरा एक कॉन्फिडेंस ये बढ़ा जब मैं सदर जमहूरियत से काम करवा सकता हूँ। तो इस ग्रेजुएट हल्के में मैं खड़े होके जो ये डिपार्टमेंट है इसके जो ऑफिसें हैं मैं वहाँ से भी बहुत बड़े बड़े इंशाल्लाह काम करवा सकता हूँ। कुछ पीछे मैंने तांबे सर के घर से सैदा स्कूल के लिए हम लोग खुद जाकर इन्हें कंप्यूटर वगैरह लाए थे, और तांबे सर का मैं फ़ैन ही था, लेकिन उनका इलेक्शन के टाइम यू टर्न लेने से मेरे दिल में जो उनकी मोहब्बत थी वो जाती रही और मुझे अब अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ना है। अब मैं ये सोचता था कि मैं इसमें कवर कैसे करूँगा एरिया। तो इसमें आखिरी जो बॉर्डर होता है बुरहानपुर तक की सरहद आती है, इधर मध्य प्रदेश सेंधुआ का बॉर्डर आता है, इस तरफ गुजरात सरहद, यानी इतना बड़ा एरिया है। इस तरफ सापुतारा और अहमदनगर ज़िले में जो अन्ना हज़ारे साहब का गांव है वो आखिरी यानी हमारी हद है इस एरिए की। तो माशाअल्लाह हर जगह 5 ज़िले से जो मेरे
लोग थे जो मेरे पहचान वाले थे, उनके ज़रिए मैं लोगों से टच में आया और मेरा अच्छा डिजिटल प्रचार व्हाट्सएप के ज़रिए हो रहा है। आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि नासिक सेंट्रल जेल में मेरा एक दोस्त इन्हें उनके किसी पुलिस खालू या अंकल से मिलने गया था। जब उनको ये पता चला कि मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में और इतनी हिम्मत करके खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस डिपार्टमेंट वालों की 250 ओटें हैं जो नासिक सेंट्रल जेल में जॉब करते हैं, तो इंशाल्लाह पूरी ओटें हम आपको दिलाएंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला रास्ते खोलते जा रहे हैं जहाँ हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ से मुझे हिमायत मिल रही है। और ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इनकी वजह से और आप लोगों के इन्हें हमदर्दी और आप लोगों के साथ की वजह से इंशाल्लाह मैं अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ के इसे पूरी तरह जीतने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमने जो धूलिया का इलेक्शन हुआ था एमएलए का, उसमें हमने देख लिया कि किसी का दिमाग ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकता कि अल्लाह पाक क्या फ़ैसला कब कर देवे। तो यही उम्मीद पे मैं खड़ा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे जीता है तो भी मैं काम करूँगा, और मैं जीत के नहीं आ सका तो उसी लेवल का काम जो एक एमएलसी करता है मैं इंशाल्लाह वो लेवल का काम करूँगा। अभी अक्सर लोग ये समझते हैं कि एमएलसी का काम क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। इसकी मैंने अच्छी तरह से गाइडलाइन लिया था तांबे जी के लोगों से, तो मुझे ये पता चला कि एक एमएलसी इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 169 में एमएलसी का जिक्र किया गया है। ये इलेक्शन भारत में सिर्फ 6 रियासतों में लिया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। और किसी असेंबली में अगर 100% एमएलसी चुने जाते हैं तो 34% विधानसभा के ज़रिए, 34% म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बॉडी के ज़रिए, और सिर्फ 12% ग्रेजुएट से के ज़रिए, और बकिया 12% टीचर से के ज़रिए, और बाकी बचे 8% गवर्नर के स्पेशल कोटे से लिए जाते हैं। और एमएलसीज को 3 पावर होते हैं, एक लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा फाइनेंशियल पावर, और तीसरा किसी भी मिनिस्टर से पूछताछ का पावर। तो इंशाल्लाह अगर मैं इलेक्शन हारता भी हूँ तो जैसा कि मेरा पिछले यानी कामों का जो मुझे कॉन्फिडेंस है, तो मैं यहाँ तक रसाई करके उन ऑफिसों में जाकर मैं पूरा अपने हल्के का काम करवाने की कोशिश करूँगा। और जो मेरा मंसूर है एमएलसी इलेक्शन के लिए कि हल्के के तमाम ग्रेजुएट्स को रोज़गार दिलाना, बरसरे रोज़गार लोगों पर जूनी पेंशन लागू करवाना, और पढ़े लिखे बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता दिलवाना, शिक्षक सेवक को उनका हक दिलवाना, नई स्कूल और कॉलेजों की मंजूरी दिलवाना, ख़वातीन के लिए स्कूल गार्डन और तफरी की अशिया मुहैया करवाना, हल्के की तमाम स्कूलों में पढ़ाई के जदीद आलात, कंप्यूटर वगैरह मुहैया करवाना, प्राइवेट कंपनियों के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलवाकर रोज़गार मेला मुनक़िद करवाना ताकि बेरोज़गार ग्रेजुएट्स को रोज़गार के मौके मिल सके। और जैसे कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट आज भी हूँ और मैंने 7 अटेम्प्ट किया है, तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यूपीएससी और दूसरे मुकाबला जाती इम्तहानों के लिए स्टडी सेंटर का क़याम करूँ। इंशाअल्लाह अगर मैं जीता तो भी ये करूँगा, और नहीं जीता और जिन लोगों के अंदर ये करने की सलाहियत होगी मैं उनका हाथ पकड़ कर ये काम करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मेरी ख्वाहिश है और मैं आप लोगों की दुआएं भी चाहता हूँ, हिमायत भी चाहता हूँ कि अपने तमाम ग्रेजुएट लोगों की वोट मुझे दिलवाएं। और मेरा सीरीज़ नंबर 6 है, उसके ऊपर पेन से लिख के वोटिंग करना रहेगा, जो 30 जनवरी को होगी। मालेगांव वालों के लिए वोटिंग लुकमानिया स्कूल और स्कूल नंबर 1 में होगी। ठीक है।